सो हेलो एंड वेलकम बैक इस महान देश के भविष्य इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। राइट, चैप्टर का नाम तो लिखा ही नहीं है ना, तो लिख लेते हैं अपन। यही चैप्टर चल रहा है अपन का, जैसे बताएं चाहे नहीं बताएं पता तो होना चाहिए। टाइटल तो पढ़ के आए ही होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। राइट, लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। राइट, और ये भी कहा था कि आने वाले वीडियो में अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डिटेल में समझेंगे। अब डिटेल में समझना क्यों जरूरी है? वैसे तो आप चाहो तो देखो टेक्स्ट बुक में अपने डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। आपको देख के पता चल जाएगा कि ये डाइपोल का है इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये दो सिमिलर चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर पाओगे। इसके साथ साथ मैं और एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्लस आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा अगर आप इनको डिटेल में समझोगे। ठीक है, और इन सबको साइड करो, लाइफ के लिए तो बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्टडी करो तो आपको फ्यूचर में भी वो चीजें याद रहने वाली है, वरना तोते की तरह रट के भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। राइट, तो बातें बंद करके चलते हैं अपन आज के मुद्दे पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ना है आज हमको। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। पहले सबसे पहले किसका ड्रॉ करेंगे अपन? पॉइंट चार्ज का। ठीक है, एक हिंट मैंने पिछले मतलब वीडियो में दे दिया था एक, कि पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फीयर होता है। अच्छा, वो कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहला अपना है क्या आज? पॉइंट चार्ज। तो मान लो ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने प्लस क्यू बोल दिया, प्लस चार्ज ले लिया। चलो यार, माइनस ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको कैसे बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस? उसके लिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलने वाली कुछ ऐसे होंगी, मानते हो? रेडियली आउटवर्ड्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और रेडियली इनवर्ड्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, अब आपने ये पढ़ा कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। यही पढ़ा आपने, है ना? तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर सरफेस ऐसा बनेगा यहां पर, इसके परपेंडिकुलर ऐसा 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 ऐसा, हर जगह पर। ठीक है, छोटे छोटे सरफेस हम लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस लिया, ये छोटा सा सरफेस लिया, छोटा सा सरफेस लिया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस लिए हमने, है ना, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, ऐसे यहां पर भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बना सकते हैं और उन सबके परपेंडिकुलर 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 सरफेसेस मिलेंगे तो ऐसे जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ जाएगा। राइट, ऐसे ये मेरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहां से चारों तरफ, ठीक है, हर तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और उन सबके परपेंडिकुलर 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 सरफेसेस जोड़ते जाओगे, हर तरफ जोड़ते जाओगे तो आपको एक स्फीयर मिलेगा। समझ रहे हो? आपको क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा। तो पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा होता है? स्फीयर होता है। कैसा होता है? स्फीयर। क्लियर है? ये तो एक की बात हो गई। क्या आप ऐसा एक ही सरफेस बना सकते हो? नहीं, आप कई सरफेस बना सकते हो। देखो यहां पर और सरफेस बना सकते हैं हम, ऐसे एक अंदर भी बनेगा, है ना, और बाहर भी बनेगा एक। समझ रहे हो? ऐसे आप कई सरफेसेस यहां पर बना सकते हो, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है अपने को। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यानी कि उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। मतलब इस वाले सरफेस के, ठीक है, जो मैंने अंदर बनाया हुआ है, ठीक है, इस पर आप कोई भी पॉइंट लो, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, उस हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। राइट, वैसा इसके लिए भी होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और वैसा ही इस पर भी होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। राइट, कोई भी पॉइंट उठा लो, पर क्या इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। उन सरफेस पर, इस सरफेस पर, ये एक सरफेस मैंने चूज किया तो इस पर जितने पॉइंट्स हैं इनका सबका पोटेंशियल आपस में सेम होगा, लेकिन इनका पोटेंशियल किसी और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई करने वाले पॉइंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में कि एक पॉइंट का पोटेंशियल अपना एक फिक्स होता है ना। अच्छा, देखो ये पॉइंट पर एक पोटेंशियल है, ये पॉइंट पर एक पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इससे अलग होगा। ठीक है, इन सब का आपस में सेम है, लेकिन इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, ठीक है, दूसरे सरफेस का पोटेंशियल इस वाले से अलग होगा। अच्छा, तो मान लो अगर मेरा ये
ये वाला जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल मैं लिख दूं 12 वोल्ट। कितना लिख दूं? 12 वोल्ट। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है, ठीक है, इस पर जो पोटेंशियल बनेगा वो आपके हिसाब से कितना बनेगा? 12 से ज्यादा बनेगा या 12 से कम वाला बनेगा? खुद बताओ। इस वाले सरफेस पर आपने मान लिया, इस पूरे सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट, यानी ये 12 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ईपीएस। इस वाले सरफेस की बात करूं, इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा हर पॉइंट का वो 12 से ज्यादा होगा या 12 से कम होगा? तो वो कैसे समझेंगे हम? बहुत से लोगों को पता चल गया होगा, और जिनको नहीं पता चला उनको बता दूं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R, है ना। जैसे जैसे आपका R बढ़ता है पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है ना। तो अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल अगर बाहर है, इसका R क्या था? कम था, और जैसे ही आप दूर गए ये R बढ़ गया, सेंटर से, चार्ज से जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, है ना। यानी R बढ़ गया तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो यानी ये 12 से कम होगा। तो हो सकता है ये 10 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। अपन मान लेते हैं, चलो 10 वोल्ट ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो लेते हैं अपन कितना? 10 वोल्ट। अच्छा, अब ये बाहर वाला उससे भी कम होगा, है ना। जितना इससे कम इसका हुआ और ये और दूर है तो इसका और कम होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है 8 वोल्ट हो, 6 वोल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो ये तरह का ना आपको कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन दे देंगे और ऑप्शंस दे देंगे, बोलेंगे कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट, बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो सकता है? पॉसिबिलिटी पूछेंगे, ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ देंगे, बोलेंगे इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है पोटेंशियल होने की। और अगर डेटास दिए हैं तो वैल्यू भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा पूछेंगे कि इसका पोटेंशियल और इसका सॉरी, चलो मैं लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। इसको बोल दिया सरफेस 1, इसको बोल दिया सरफेस 2। सरफेस 1 का पोटेंशियल दे दिया आपको 12 वोल्ट। व्हाट इज द प्रोबेबल पोटेंशियल एट सरफेस 2? सरफेस 2 पर पोटेंशियल कितना हो सकता है? प्रोबेबल, ठीक है। बच्चे ये प्रोबेबल शब्द मिस कर देंगे, वो सोचने बैठ जाएंगे पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, कैसे कैलकुलेट करूं? आर बार तो कुछ दिया नहीं है, चार्ज की वैल्यू दी नहीं है, मैं कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, है ना। बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपसे पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पूछी है, खाली प्रोबेबल पोटेंशियल कितना हो सकता है पूछा है। ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको 14, 16, 18 या 6। क्या लिखोगे आप? ये 12 है अंदर वाला, इससे बाहर का सरफेस का पूछा है आपको, तो बाहर के सरफेस का इससे कम ही होने वाला है, यानी कि ये 14, 16 और 18 तो ज्यादा वाले हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, खाली डी ऑप्शन आएगा सही, समझे। तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये चीज समझने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, पोटेंशियल ऑफ ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिक्रीज, ठीक है। दूसरी चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस तो समझो इक्वल डिस्टेंस पर लाई करना, और नो लगा दिया आगे, मतलब ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर नहीं लाई करेंगे। मतलब ये हुआ कि मैंने एक सरफेस यहां बनाया, ठीक है, फिर मैं अगला सरफेस इसके पास बनाऊं, मतलब इससे दूर ले जाऊंगा जितना ये गैप है, ठीक है, और जितना ये गैप है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको भी नाम देते हैं अपन सरफेस 3। तो जितना गैप सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच में है, सरफेस 2 और सरफेस 3 के बीच में और ज्यादा गैप होगा, ठीक है। सेम गैप नहीं होगा, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ गैप कम होगा, फिर यहाँ गैप ज्यादा होगा, आगे जाओगे तो और ज्यादा गैप होगा, और ज्यादा गैप होगा, ठीक है। ये गैप्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? इसको छोटा सा एक तुमको बना के बता दूं मैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, या माइनस क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी लो, ठीक है। पहले ये पास पास बना रहे हैं हम, जैसे जैसे दूर जाओगे और दूर दूर बनाते जाओगे, ये गैप्स बढ़ाते जाना है, ठीक है। पहले इतना गैप था, फिर गैप बढ़ाया, फिर गैप बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, समझे। तो जो दो सरफेसेस के बीच में गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पहले कम, फिर ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, समझे। इस तरह से गैप्स बढ़ाते जाना है। तो कभी भी अगर आप एक पॉइंट चार्ज के बगल में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो ये बनाते टाइम आपको एक खास ध्यान रखना है कि पहले जो चार्ज होगा उसके बगल में एक सरफेस जो बनाओगे, दूसरा सरफेस एकदम उसके पास से गुजरता हुआ बनाओगे, फिर थोड़ा दूर लेके बनाओगे,
जितना गैप लिया था अब इससे और ज़्यादा गैप लेके बनाओगे, जितना गैप लिया था उससे और ज़्यादा गैप लेके बनाओगे, समझे? ऐसे आपको बनाना रहेगा। ये अलग अलग सर्फेसेस हैं और इन सर्फेसेस का बीच का गैप जो है वो अलग अलग होगा, यानी कि बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है? अलग अलग में कम नहीं मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है? वो चीज़ लिखनी है आपको, और वो क्यों लिखना है वो बता दूंगा। अच्छा, वो क्यों होता है वो बता दूंगा, सॉरी। गैप इंक्रीजेस, इतना लिख लो। क्यों? तो उसके लिए फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे हम, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, याद है? अच्छा, रेडियल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट का। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है ना? और ये जो गैप ले रहे हो आप डी आर ये भी सेम डायरेक्शन में ही है, तो थीटा आपका जीरो है तो आप इसको डायरेक्टली ई डी आर लिख सकते हो क्या, है ना? माइनस लगाना है लगाओ, मत लगाओ, अभी तो खाली हम मैग्नीट्यूड पर जा रहे हैं इसलिए माइनस प्लस का मतलब नहीं है, ठीक है? तो डी वी इक्वल्स टू ई डी आर है हमारा। अच्छा, अब आपने क्या बोला, अब आप सोचो। अच्छा, इसको नहीं समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा यार। देखो, इतना डिटेल में क्यों जाना, छोड़ो, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, सिंपल कर देता हूं तुमको, थियोरेटिकली समझा देता हूं। देखो क्या होगा, आपने पढ़ा था पीछे प्रॉपर्टीज में कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो क्लोज होते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप्स आर मोर सेपरेटेड, ऐसा लिखकर, सिंपल, ठीक है? वो जो मैं डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर से समझा रहा था, मैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर ये चीज मेरे को याद आ गई कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है आपको, ठीक है? इसलिए मैं डायरेक्टली अभी थ्योरी यूज कर ले रहा हूं। तो आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता है तो जाओ वो वीडियो देखो, और अगर पता है तो अच्छी बात है, चालू करते हैं अपन। तो आपको पता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास बनते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होते हैं। तो आपको पता है ये पॉइंट चार्ज है ना? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता है हमको? के क्यू बाय आर स्क्वायर से, है ना? अच्छा, आपको भी पता है भाई, इसी फॉर्मूले के हिसाब से पॉइंट चार्ज के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है ना? आप जैसे जैसे दूर जाओगे, चार्ज से दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, है ना? तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए पास में जो सरफेसेस हैं वो पास बनेंगे, ठीक है? और जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, इसीलिए सरफेसेस के बीच का गैप हम बढ़ाते जा रहे हैं। समझ में आया? पहले एक सरफेस बनाया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, दूसरा सरफेस उसके पास में बना है, थोड़ा सा बाहर निकलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इससे वीक हो जाएगी तो गैप थोड़ा बढ़ जाएगा, और आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो जाएगी तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो जाएगी तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो जाएगी तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, समझे? इसलिए इस तरह का बनता है। क्लियर है? इतना समझ गया, भेजे में घुस गया, ठीक है? चलते हैं अगले टॉपिक पर। सेकंड है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज या स्ट्रेट लाइन चार्ज, ठीक है? स्ट्रेट लाइन चार्ज के लिए ले रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो मैं एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं, प्लस चार्ज के लिए ले रहा हूं, ठीक है? ये लाइन चार्ज है आपका, ऐसे लाइन में पूरे चार्जेस फैले हुए हैं। अच्छा, एक वायर पर ले लो आप फिर अपन, ठीक है? कोई भी प्लास्टिक का वायर कुछ भी ले लो, उसके ऊपर पूरा चार्ज डिपॉजिट कर दिया आपने, ठीक है? तो ये लाइन बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो मत बनाओ, चलो बना लेते हैं अपन, ठीक है? इसके ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्जेस बिछा दिए अपन ने। अच्छा, अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, ठीक है? वो ईपीएस कैसे बनाओगे आप? पहले बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो तो अच्छा रहेगा, है ना? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी। अब ये क्या दो ही तरफ निकलेंगी? नहीं, चारों तरफ निकलेंगी, बहुत सारे निकलेंगी। मतलब ये मेरा एक लाइन चार्ज है, ठीक है? इस पर मैंने पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया है, तो यहाँ से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, चारों तरफ, हर तरफ बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है? ऐसे सब तरफ, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, तो हर तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हुई मिलेंगी। ओके, तो अपन कुछ बना ले रहे हैं उसमें से, ठीक है? जो दिखा सकते हैं अपन। बाहर आता हूँ अंदर जाता हूँ तो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है? जो दिखा सकता हूँ मैंने बता दिया। अब आपको क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है ना? तो क्यों बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? ऐसे, तो यहाँ एक छोटा सरफेस कंसीडर करो, यहाँ निकली और छोटा सरफेस कंसीडर करो, यहाँ निकली छोटा सरफेस कंसीडर करो, चारों तरफ,
ठीक है, चारों तरफ आपने ऐसे ही सरफेसेस कंसिडर किए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसके अगल बगल एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। मानते हो मेरी बात? सिलेंडर बनेगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनाना है आपको, है ना। और सब अगर पोटेंशियल देखो, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पोटेंशियल आपको लेना है, इक्वल पोटेंशियल लेना है, तो वो सारे जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर, यहाँ से सेंटर से सेम डिस्टेंस पर, इस लाइन से सेम डिस्टेंस पर आप सब पॉइंट्स कंसीडर करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं हमारी यहाँ पर, सब फैली हुई हैं ऐसे ऐसे, इन सब के पॉइंट्स कंसीडर करो इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, इन सब पे सर्फेसेस ले लो इनके परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस, लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस, लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस, ऐसा सबको जोड़ोगे ऊपर से नीचे तक, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, सारे सर्फेसेस को ऐसे जोड़ दोगे, पूरी तरह से जोड़ दोगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पूरा एक गोल सा पूरा सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है? तो इसके से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने वाला है, वो कैसा बनने वाला है? एक सिलेंडर बनने वाला है। अच्छा, तो ये तो एक बना ना, ऐसे तो अपन बहुत सारे बना सकते हैं। आप कुछ डिस्टेंस पर, आपने इतने डिस्टेंस पर बनाया तो एक सिलेंडर ऐसा बना, आप और बाहर जाओ तो आप एक और सिलेंडर बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। अच्छा, अब इसमें बताओ, आप जब यहां से दूर की तरफ निकलोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? बताओ जल्दी बताओ। अब बोलोगे लाइन चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था, है ना। लाइन चार्ज की वजह से पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा, तो भी आप आसानी से बना सकते हो। कैसे? देखो, आपको पता है कि देखो ये जो लाइन चार्ज है, ठीक है, लाइन चार्ज से आप दूर जाओगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का? λ/2πε0r। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, आप जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? वीक होती जा रही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होता जाएगा भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ वीक है तो उस हिस्से में चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कम हो जाएगा। और अगर वर्क डन कम है तो आपका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, आप और दूर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो गई, तो वहां पर वर्क डन और कम होगा, यानी वहां पर पोटेंशियल और कम होगा। समझे? तो उस हिसाब से आपका पोटेंशियल, जैसे जैसे आप दूर जाओगे यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और लिखनी है, ईपीएस विल बी अ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या बना था? स्फीयर बना था, वो मैंने वहां लिखा नहीं था, राइट। पहला पॉइंट कि पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फीयर होगा, राइट। एक्सप्लेन किया था पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, सॉरी उसके लिए, आप लिख लेना। ठीक है, इसका सिलेंडर का लिख देते हैं अपन, ईपीएस विल बी अ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा, सेकंड पोटेंशियल, भाई सीधी सी बात है, इसमें सब में वही लिखना है अपने को, पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑफ ईपीएस मूविंग अवे फ्रॉम चार्ज। मतलब समझे? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल और उसके बाद वाले उसके बाद वाले ईपीएस का पोटेंशियल, दोनों में क्या फर्क आएगा? ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो फॉर एग्जांपल इस पे लिख दूंगा अगर मैं 10 वोल्ट, तो इसका मुझे लिखना पड़ेगा कुछ 6 वोल्ट या जो भी हो। ठीक है, समझे? अच्छा, अब बात आ जाती है वही, इक्वली स्पेस्ड हैं कि अलग अलग स्पेस्ड हैं? और अलग अलग स्पेस्ड हैं तो जैसे जैसे दूर जाओगे गैप बढ़ेगा कि कम होगा? तो भाई सिंपल, आप वो स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट ही लगा सकते हो यहाँ पर भी। कैसे? तो क्या कॉन्सेप्ट था वो स्फीयर वाला? हमने देखा था कि देखो जैसे जैसे आप दूर जाते हो, है ना, आप दूर जा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी? वीक हो रही थी। और हमने ये पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप कम होता है। स्फीयर में हमने यही डिस्कस किया था, तो वही चीज सेम यहां पे भी लगेगी। ठीक है, आपको पता है सिलेंडर में ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है आपका λ/2πε0r, यानी कि r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। मतलब सेंटर से जितना दूर जाओगे, इस लाइन से जितना दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा? इक्वली स्पेस्ड नहीं आएंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड and the gap
keeps increasing as we move away from the line charge distribution. रीजन क्या लिखोगे यहां पर? वही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है. इलेक्ट्रिक फील्ड becomes weak, so gap between EPS increases. ठीक है, तो ये बात हो गई लाइन चार्ज की. अब अपन चलते हैं कहां पर? इनफाइनाइट प्लेन शीट वाले पे. इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. EPS ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, या खाली प्लेन शीट लोगे तो भी चलेगा, वैसे हम इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात कर रहे हैं. ओके, तो भाई पहले इनफाइनाइट प्लेन शीट बनानी पड़ेगी. वो कैसे बनाएंगे भाई? चलो ऐसे बना लेते हैं अपन. अच्छा, तो ये हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट पूरी तरह से चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी भैया? तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी, है ना? दोनों तरफ बनेंगे, इस तरफ भी बनेंगे. इस पे इस तरफ और यहां पे इस तरफ, है ना? अब ऐसी बहुत सारी बनेंगी ना. ये मेरा इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, पूरी तरह से चार्ज्ड है. ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, खाली मैं भी इस तरफ की बात कर रहा हूं. इस तरफ भी ऐसा ही होगा, इस तरफ भी, इस तरफ ऐसे 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 ऊपर से नीचे तक सब पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांटों की तरह निकली हुई रहेंगी, फैली हुई. ठीक है, इसमें भी इस तरफ भी ऐसे ही रहेंगी चारों तरफ, है ना? इसमें से हर पॉइंट से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी, राइट? तो देखो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर कर लेता हूँ. ठीक है, चलो ये एक लाइन है ब्लैक वाली, इसके परपेंडिकुलर सरफेस लेना पड़ेगा आपको. अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी फील्ड लाइन सब ऐसे ऐसे निकलने वाली है ना. तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, छोटा सा सरफेस लिया आपने, ऐसा बना, फिर एक और लगाया आपने, उसके परपेंडिकुलर सरफेस भी ऐसा ऐसा ऐसा. ठीक है, तो ये पूरा ऊपर से छोटे 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 सरफेसेस सब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर. ठीक है, जहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ सेम है वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर सब आप पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर सरफेस छोटे छोटे लेते जाओगे, छोटे 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 छोटे. इन सारे सरफेस को ऐसे जोड़ दोगे आपस में, तो ऐसा ही एक और सरफेस बन जाएगा. मानते हो? मानते हो, है ना? नहीं समझ में आया? फिर से समझा दूँ. देखो ऐसी लाइन निकली हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके परपेंडिकुलर छोटा सरफेस लो, यहाँ पर रख दिया. फिर ऐसे एक लाइन निकली हुई है यहाँ से भी, उसके परपेंडिकुलर, यहाँ से निकली है उसके परपेंडिकुलर छोटा सा. तो सब ऐसे ऊपर बहुत सारे सरफेसेस आपस में जुड़ गए. फिर ऐसे नीचे भी बने, और नीचे यहाँ जहाँ तक ये फैला हुआ है वहाँ तक सब ऐसे सरफेसेस बनेंगे आपके बहुत सारे. ये सारे सरफेस आपस में जुड़ेंगे ही ना भाई, एक साथ चिपक जाएंगे, सारे चिपकेंगे आपस में, तो क्या बनाएंगे? एक ऐसा ही एक और सरफेस बना देंगे, है ना? तो यानी कि इस तरफ एक जो बनेगा सरफेस वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा. ठीक है, सेम ऐसे ही सरफेसेस बनते जाएंगे इस तरफ, और इस तरफ भी बनते जाएंगे ऐसे ही. ठीक है, तो ये पैरेलल 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 एक ऐसा सरफेस है. ठीक है, इसके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस, सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इसी सरफेस के पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको मिलेंगे, सेम इसी के शेप के, इसी के साइज के. क्लियर है? ओके, तो वो लिख देते हैं अपन पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी सेम एज infinite plane sheet and all will be parallel to the sheet.
ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट जैसे ही सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलने वाले हैं और सब इसके पैरेलल अरेंज होंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी। क्लियर है? पक्का? ओके। अब बात आ जाती है इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कितने डिस्टेंस पर, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पर अब बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो उसके लिए फिर से अपन को वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। फिर से अपन चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया था ना? पक्का? अच्छा, अब इसमें कहीं आर तो आता ही नहीं है ना? अपन को पता है इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये कि यहां से इस दूरी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मतलब आप एक शीट से, इनफाइनाइट शीट है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज, तो आप उससे कितने भी दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स मिलने वाली है, कांस्टेंट मिलने वाली है। ये चीज हमने डिस्कस की हुई है, राइट? तो ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मैं दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा इससे थोड़ी दूर पे, वो इसके शेप सेम और मतलब इसी के सेम शेप और साइज का बनता है, राइट? तो यहां बनेगा। दूसरा बनाऊंगा तो वो भी वैसा ही सेम शेप और साइज का बनेगा, ठीक है? अब इनके बीच में गैप कैसा रहेगा? क्योंकि भाई सब कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती, आगे जाके वीक होती जाती, तो हम सरफेसेस दूर दूर बनाने लगते, गैप बढ़ाने लगते हैं। और अगर स्ट्रांग बनती इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम गैप्स कम कर देते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है हर पॉइंट पर, इसलिए गैप्स कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए गैप्स में वेरिएशन नहीं आएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है? इक्वल डिस्टेंसेस पर बनेंगे। रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है? जैसे जैसे आप डिस्टेंस, इसका सिंपल वे में और भी लिख सकते हो, डिस्टेंस चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ठीक है? तो आपको पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। स्ट्रांग होगा तो पास पास बनाना होता है, वीक होता है तो दूर दूर बनाते हैं। लेकिन अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो आपका जो गैप है वो भी सेम रहेगा, ठीक है? यानी कि ये दो गैप, अगर मैंने यहाँ पर एक और बना दिया ऐसा ही, ठीक है, तो उसके बीच का गैप, ये गैप, ये गैप, ये सारे गैप्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है इतना? पक्का? अच्छा, एक चीज बीच में हमने, ये तो तीसरा पॉइंट था ना हमारा, दूसरा पॉइंट तो हम क्या लिखते थे कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, है ना? पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल कैसा रहेगा? पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा था ना। अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह पर वर्क डन सेम ही होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पोटेंशियल, मतलब यहां जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है, सबका पोटेंशियल सेम मिलेगा। क्लियर है? पक्का? तो ये बात हो गई इनफाइनाइट प्लेन शीट की। अब अपन चलते हैं कहां पर, कहां चलेंगे अपन? ये हो गया चौथा। अपन ले लेते हैं डाइपोल। डाइपोल, तो ये रहा मेरा डाइपोल, एक प्लस चार्ज, ये एक माइनस चार्ज, ठीक है? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं यार। ऐसे निकलेंगे और ऐसे एंटर होंगे, राइट? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज में एंटर हो जाती है ना? यहां पर भी ऐसे है ना, ऐसे बहुत सारे निकलेंगी, ऐसे, है ना? है ना? अच्छा, और भी बना सकते हो। अब आप सरफेसेस कैसे बनाओगे? यहां से भी ऐसे निकली होंगी, यहां से भी ऐसे निकली होंगी, यहां से सेंटर हो रही होंगी, है ना? परपेंडिकुलर सरफेसेस, परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर, 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 राइट? तो यहां पे एक स्फीयर बनेगा, है ना? यहां पर भी वैसा ही होगा, एक ऐसे परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर बनेगा ऐसा स्फीयर। पक्का? अच्छा, पर ये क्या कंप्लीट स्फीयर बनेगा? एकदम गोल बनेगा क्या? खाली अगर एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है, तो इसके बगल एकदम स्फीयर बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। माइनस चार्ज होगा खाली
तो भी एक कंप्लीट स्फीयर मिलेगा ईपीएस आपका। लेकिन दो चार्ज अगल बगल में रखे हुए हैं, कुछ थोड़े से डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है पता है? देखो, अगर ये तो चार्ज यहां पर था ही नहीं, अकेला था, तो इसका स्फीयर बना। अगर ये नहीं रहता, खाली नेगेटिव वाला रहता, तो उसका भी अपना स्फीयर बनता। लेकिन दोनों अगर अगल बगल में आ गए तो क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है। कैसे रहती है? स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है, इसको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो मैं एक टेस्ट चार्ज ले आया Q, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने टेस्ट चार्ज लाकर रख दिया Q। समझते हो ना टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत स्मॉल वैल्यू का, जिसकी वजह से, जिसके प्रेजेंस से इनके ऊपर कोई खास असर ना पड़े। अच्छा, अब ये दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे, ये वाला पॉजिटिव वाला क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं हम, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा इस तरफ। ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि दोनों का जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला भी इधर फोर्स लगा रहा है और नेगेटिव वाला भी इस पे इस तरफ ही फोर्स लगा रहा है। यानी इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, डबल मिलाकर वो दोनों फोर्स मिलाकर इसी तरफ लग रहा है, यानी कि इस पर ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इस तरफ की बात करूं, यही चार्ज अगर मैं इधर लाके रखूं, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है? इस तरफ भेज रहा है, भाग भाई भाग, फोर्स लग रहा है इस तरफ। ये नेगेटिव वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, तो वो इस तरफ लगा रहा है, तो नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव वाला इसको ढकेल रहा है ना? तो दोनों फोर्सेस कैंसल आउट होंगे, है ना? दोनों फोर्सेस कैंसल आउट होंगे, तो यहां पर जो फोर्स होगा वीक मिलेगा, यहां पर फोर्स स्ट्रांग होगा, और वैसे यहां पर भी जो फोर्स होगा वीक होगा। अच्छा, अब आपको पता है वही फोर्स को अगर आप इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ना? तो यहां पर फोर्स ज्यादा था, आपने इसी चार्ज से डिवाइड किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला आपको वो स्ट्रांग मिलेगा। यहां फोर्स कम था, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम था। क्लियर है? तो इन एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इस बीच वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर है? अच्छा, अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनाते हैं? पास पास बनाते हैं, पास पास बनाते हैं, पक्का? तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे? एक और मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, कैसे बनेगा? यहां पर पास में बनेगा, यहां पर भी पास में से बनेगा। लेकिन इस तरफ जैसे ही आप आते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाता है? मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है? वीक हो जा रही है। तो ये जो सरफेस है और जो दूसरा सरफेस है, इसके बीच का जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? सेम इसके लिए भी होगा, यही सरफेस यहां पर जाके ज्यादा गैप दे देगा। समझे? तो इसी वजह से यहां पर एक ना कंप्लीट स्फीयर जैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा ऐसा ओवल शेप में मिलेगा, और वो भी यहां की तरफ, अंदर की तरफ जितनी भी आप सरफेसेस बनाओगे, सरफेसेस के बीच का गैप कम रखोगे और इस तरफ सरफेसेस का गैप ज्यादा रखोगे। देखो, एक और बना रहा हूं मैं यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग ही है, थोड़ी इससे थोड़ी सी स्ट्रांग है। मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो पास में रहेगा, और यहां जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो गैप बढ़ जाएगा। सेम इसके लिए भी होगा, यहां पर पास में होगा गैप, और जैसे ही दूर जाओगे गैप बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमको मिलने वाले हैं, किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। क्लियर है? तो इसके बारे में क्या क्या लिखोगे प्रॉपर्टीज? पहली चीज, विल नॉट बी कंप्लीट स्फीयर, ओवल टाइप के होंगे, ठीक है? इन द रीजन बिटवीन चार्जेस EPS आर क्लोज एंड इन द रीजन on either side charges EPS are widely separated। ठीक है? पक्का? सच्ची? तो इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास बने हुए हैं। इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, राइट? अच्छा, अब यहां पर भी एक चीज सोचने वाली है कि ये गैप और ये गैप है ना, बच्चों के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये वाला गैप और ये वाले गैप में से कौन सा गैप ज्यादा होगा, कौन सा गैप कम होगा, है ना? इसको अपन समझते हैं कैसे। इसके लिए अपने को पता करना पड़ेगा ना कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना? देखो, मान लो इन दोनों के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपन, ठीक है? पूरा डिस्टेंस अपन ले लेते हैं कितना? 10 सेंटीमीटर।
मान लो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है 3 और ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है 4, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 7 और यहाँ से डिस्टेंस 6। तो देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो 3 और यहाँ से 3 और यहाँ से 7 डिस्टेंस पर है, तो देखो 1/3² प्लस 1/7² KQ, ऐसा लिख दो मैं। देखो इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², तो KQ 1/R यानी कि 3, ठीक है, 3 R की जगह 3 है तो 1/3², तो KQ 1/R² प्लस KQ 1/R², ये भी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 7 है और यहाँ से जो डिस्टेंस है 3 है, तो दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, KQ टाइम्स 1/9 प्लस 1/49, ठीक है। इसको सॉल्व करके कुछ आंसर मिलेगा आपको, तो देख लो, लिख लेते हैं अपन। चलो 49 + 9 यानी कि 58/49 × 9, ठीक है। और वैसे ही दूसरा करेंगे अपन KQ, इसके ले लेते हैं इस पॉइंट के लिए जो 4 और 6 के डिस्टेंस पर है, यहाँ से 4 के डिस्टेंस पर है, यहाँ से 6 के डिस्टेंस पर है, तो 1/4² प्लस 1/6², यानी कि KQ टाइम्स 1/16 प्लस 1/36। तो ये कितना आएगा, KQ टाइम्स 36 + 16 कितना हो जाएगा हमारा 46, 52/36 × 16, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा मिलेगी, वाली वैल्यू आपकी कम मिलेगी, ठीक है। मतलब आप सॉल्व करके देख लेना, मैं इतना सॉल्व नहीं करने जा रहा, मुझे पता है इस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगा। यानी आप जब इस चार्ज से दूर मूव करोगे और इस चार्ज से भी दूर मूव करोगे तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, ठीक है। सबसे कम होगा सेंटर में, ठीक है। अच्छा, तो ये भी जो आप बनाओगे ना, ये जो लाइन है आप बनाने वाले हो, ये वाली लाइन के बीच में जो गैप होगा उससे ज़्यादा ये वाली लाइन के बीच में गैप बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं उसको थोड़ा यहाँ अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये गैप और ये गैप में ज़्यादा फर्क है, ये गैप कम है, ये गैप ज़्यादा है। और आगे जाओगे तो और गैप ज़्यादा बनाओगे और यहाँ तो ऐसे भी बाहर ज़्यादा बनाना है, ठीक है। तो इनमें देखो यहाँ आपस में पास पास तो हैं, लेकिन उसमें भी जो पास पास भी उनमें से भी थोड़ा गैप का डिफरेंस आपको रखना है, ठीक है। और वैसे आप नॉर्मली ऐसे बना दोगे ना, आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करना वाला, आपको फुल मार्क्स दे देंगे लोग, ठीक है। इतना ये वाला को इतना ध्यान से चेक नहीं करता, लेकिन जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको गैप्स में वेरिएशन रखना है, ठीक है। अंदर के रीजन में भी भले पास पास बनाओ, इसके कंपेरिजन में यहाँ देखो ज़्यादा गैप दे रहे हैं अपन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गैप दे रहे हैं, यहाँ गैप कम दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर आपसी गैप जो है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस रखना है, इसमें कम, और जैसे दूर जाओगे तो गैप थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइपोल का, क्लियर है। अपन चलते हैं कहाँ पर, सेम चार्जेस के लिए, ठीक है। तो 5वां, राइट, 2 आई, ये कौन सा 2 है, 2 इक्वल चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, इसमें डाइपोल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन पोलैरिटी अलग थी। अगर दोनों सेम हो तो क्या होगा, चलो ये पॉजिटिव, ये भी मैंने लिया पॉजिटिव। अच्छा, अब बताओ मुझे इस रीजन में क्या होगा। अगर आपने यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो ये इसको इधर धक्का मारेगा और ये भी इसको इधर धक्का मारेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, है ना। अगर आपने इस रीजन में रखा तो ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा और ये वाला भी इसको इधर धक्का मारेगा, यानी इस बार इस तरफ आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक मिलेगी। यानी समझ गए, पिछले बार वाले के उल्टा, है ना। पिछले बार अपन ने क्या किया था, इस तरफ गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे, इस तरफ गैप्स ज़्यादा बढ़ाए थे, अंदर गैप्स कम रखे थे। इस बार उल्टा करना है ना। इस बार अपन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अपन गैप्स क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे और यहाँ पर गैप्स अपन कम रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा और गैप बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये गैप से ज़्यादा गैप बनाया मैंने यहाँ, और वैसे यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। एकदम ही ओवल बना दिया मैंने, थोड़ा सा स्फेरिकल रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इस तरफ बढ़ोगे आप अंदर की तरफ गैप ज़्यादा रखोगे, क्योंकि इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या मिलने वाली है, वीक मिलने वाली है यहाँ पर, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा रखना है और इस तरफ जो है वो गैप्स कम रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया हमारा 2 इक्वल चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो फिर वही इन द चार्जेस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, बिटवीन चार्जेस in region between charges EPS are widely spaced in region on either side of charges EPS are closely spaced। ठीक है, तो ये हमारा डायपोल का हो गया, सॉरी डायपोल नहीं, 2 सिमिलर चार्जेस का हो गया। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी, इतने ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करनी थी। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर के लिए बोला जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल है कितना 9 × 10⁻⁹ वोल्ट। ठीक है, एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। ठीक है, अच्छा उसका चार्ज भी आपको दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा उसका, सपोज आपको बोला 10 कूलम। ठीक है, कितना 10 कूलम चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, जिसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए 9 × 10⁻⁹, मतलब आपका चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम, इसके अगल बगल आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है जिसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है, आपको पता है इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फीयर बनेगा, है ना, यानी आपको अल्टीमेटली रेडियस चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, v = क्या होता है KQ/R, है ना, तो यहां से R कैसे मिल जाएगा आपको, KQ/V से। K कितना है आपका, K का तो वैसे ही फॉर्मूला था 9 × 10⁻⁹ इंटू Q कितना है आपका 10 अपॉन V कितना है आपका, V भी आपको 9 × 10⁻⁹ ही लाना है। हो गया, कट गया ये सब, कितना है 10 मीटर, यानी आपका जो रेडियस होगा कितना 10 मीटर रेडियस का स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो आप बता दोगे इसको, ऐसे ड्रॉ कर दोगे और लिख दोगे रेडियस कितना है हमारा 10 मीटर। ठीक है, समझे, ऐसे रफली बनाना है। फिर अगर कोई और वैल्यू देगी तो आपको हो सकता है कि सेंटीमीटर्स में दे, तो सेंटीमीटर के हिसाब से बनाना रहेगा। ठीक है, एक ऐसा स्फीयर बनेगा। क्लियर है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, बस सी यू सून।